प्लॉट वर्सेस फ्लैट। बहुत लोगों के सवाल आजकल हमारे पास आते हैं जहां पूछते हैं कि मैं फ्लैट में निवेश करूं या जमीन बेहतर है। कुछ रजिस्ट्रेशन डेटा बताते हैं कि कई शहरों में अचानक से लोगों ने प्लॉट में निवेश करना प्रेफर करना शुरू कर दिया। नेचुरल सा एक फिनोमिनन है कि बेसिक रिक्वायरमेंट तो पूरी कर ली है, रोटी कपड़ा मकान में मकान आपने अपना तैयार कर लिया था, अब आप आगे की तैयारी में हैं और इसलिए प्लॉट आपके लिए बड़ा मुनासिब है। जमीन में निवेश ज्यादा बेहतर है बनिस्बत की फ्लैट। क्या ये बात यूनिवर्सली ट्रुथ है? बहुत हद तक रिलेटेड है कि आबादी की डेंसिटी कैसी है और शहर किस तरह से डेवलप। 50 लाख रुपए का ऑप्शन है, अब वो प्लॉट पर जाए या फिर फ्लैट पे जाए। जमीन तो अप्रिशिएट ही होती है, कंस्ट्रक्टेड वैल्यू डिप्रिशिएट होती है। किसी एक्स जगह पर किसी हिल स्टेशन पर इतनी जमीन उतनी जमीन, क्या उन लोगों से खरीद लेना चाहिए? उनके पास जाएं जिनके पास ट्रैक रिकॉर्ड है। क्या किसी तरह का कोई फाइनेंसेस बैंक या किसी तरह के एनबीएफसी इसमें देते हैं? ऑर्गेनाइज फाइनेंसिंग बहुत हद तक हो सकता है आपको अवेलेबल ना हो। टीयर 2 और टीयर 3 सिटी में अगर आज आप जमीन खरीद लेते हैं तो वो आपको कई गुना ज्यादा रिटर्न दे सकती है। सिर्फ टीयर 2 और टीयर 3 क्यों, टीयर 1 के आसपास आपके लिए नहीं तो आपकी अगली जनरेशन के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। हेलो, वेलकम, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं द रियल एसेट शो पावर्ड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट विपिन भट्ट और हमेशा की तरह लेकर हाजिर हैं आपका मनपसंद शो जहां हम थोड़ी डिटेल में बातचीत करते हैं और आपके लिए कुछ ऐसी चुनिंदा चीजें निकाल के आते हैं जो रोजमर्रा में हम अपने अन्य रियल एस्टेट के कार्यक्रम जैसे आप प्रॉपर्टी गुरु में अपने सवाल भेजते हैं उतनी डिटेल में बातचीत नहीं कर पाते हैं। यहाँ आप जानते हैं इन डेप्थ बातें होती हैं। तो आज हमने आपके लिए ऐसा ही एक खास विषय चुना है और उसका एक कारण भी, वो है प्लॉट वर्सेस फ्लैट। बहुत लोगों के सवाल आजकल हमारे पास आते हैं जहां पूछते हैं कि मैं फ्लैट में निवेश करूं या जमीन बेहतर है। वैसे तो ये सवाल कोई नया सवाल नहीं है, इन दिनों इसके मायने क्यों बढ़ गए हैं क्योंकि कुछ रजिस्ट्रेशन डेटा बताते हैं कि कई शहरों में अचानक से लोगों ने प्लॉट में निवेश करना ज़्यादा प्रेफर करना शुरू कर दिया है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बेंगलुरु की बात करूं तो वहां के डेटा में आता है कि भाई अब लोग प्लॉट में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं या प्लॉट के सेल्स डबल हो गए हैं रजिस्ट्रेशन नंबर्स में। टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में भी क्योंकि अब काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है इन दिनों, तो प्लॉट की कहानी फिर चल निकली है। और ये भी हुआ है कि अब बहुत सारे प्लॉटेड डेवलपमेंट पहले के मुकाबले ज़्यादा आने लगे हैं। लोगों ने ऑनलाइन प्लॉट कई डेवलपर्स ने नए नए मॉडल्स के साथ बेचना शुरू किए, तो काफ़ी कुछ हुआ है जिससे ये चर्चा सामने निकल कर आई है। और ये सबके मन में ख्याल तो होते हैं कि मुझे रिटर्न कहाँ ज़्यादा मिलेगा। हम अक्सर कह देते थे सिर्फ वो रिस्क उधर ज़्यादा है तो प्लॉट में थोड़ा ये देख लीजिए, फ्लैट में ये रहेगा, लेकिन अब कहानी उससे आगे निकल गई है। तो आज पूरी कहानी आपके लिए डिकोड करेंगे प्लॉट वर्सेस फ्लैट की। क्या आपके लिए बेहतर होगा, दोनों में क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, कहाँ ज़्यादा मुनाफा या ज़्यादा रिटर्न, तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। और उसके लिए हमने आमंत्रित किया है खास मेहमान को। वैसे तो आप उनसे भली बात ही परिचित हैं, लेकिन फिर भी परिचय देना ज़रूरी है। तो हम स्वागत करते हैं अरविंद नंदन साहब का, एमडी रिसर्च एंड कंसल्टिंग सिविल्स इंडिया। अरविंद जी, जैसा मैंने कहा दर्शकों के लिए आप कोई नए नहीं हैं। हाँ, ये रहा कि आपकी व्यस्तता के चलते कई बार बीच में थोड़ा गैप हो जाता है, तो दोबारा दर्शकों के लिए थोड़ा सा रिकग्निशन ज़रूरी है। तो अरविंद जी के साथ ये पूरी बातचीत होगी। और जैसा कि मैंने कहा कि ये फ्लैट वर्सेस प्लॉट बहुत पुराना प्रश्न है, शायद पहले भी हमने कई बार इस पे बातचीत की होगी, लेकिन आज थोड़ा डिटेल में जाएंगे और नया संदर्भ लेंगे। तो जैसा मैंने जिक्र किया कि कुछ अलग अलग शहरों से, जैसे बेंगलुरु की एक स्टोरी मैंने देखी, वहाँ डेटा आया। मुंबई में भी पहले हम कभी जिक्र नहीं सुनते थे प्लॉटेड डेवलपमेंट का, लेकिन अब इन एंड अराउंड अचानक कई प्रोजेक्ट भी आ गए हैं, लोग बात भी करने लगे हैं। कुछ डेवलपर इनफैक्ट आए हैं जिन्होंने सिर्फ प्लॉट्स में खुद को स्पेशलाइज करना शुरू कर दिया है। तो ये जो सब चीज़ें हुई हैं, कोई खास रीज़न है कि अचानक से प्लॉटिंग पे इतना फोकस क्यों बढ़ गया, या कुछ अब हमारा रियल एस्टेट ज़्यादा सॉर्टेड हो गया है तो ज़मीन वाली चीज़ें निकल कर सामने आने लग गई हैं? कोई रीज़न खास आपके इसके पीछे देखते हैं? जी, सबसे पहले बहुत धन्यवाद विपिन जी। और हाँ, लंबे समय बाद मिलना हुआ, तो उम्मीद करता हूँ देर से आए हैं दुरुस्त आए हैं। बिल्कुल। देखिए, पहले आपका प्रश्न बहुत ही वाइटल है, क्रूशल है। उससे पहले अगर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड की अगर बात करूं कि हो क्या रहा है हमारे रेसिडेंशियल मार्केट में, तो वो शायद एक उससे आधार तैयार हो जाएगा और दर्शक भी ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। राइट। तो देखिए, रेजिडेंशियल मार्केट जो हमारे देश का है, खासकर अगर हम जो बड़े मुख्य शहरों की बात करें, तो उसमें 2019 से अगर शुरू करूं, यानी कि कोविड के ठीक पहले से, और उसके बाद आज तक की बात करें, तो एक बड़ा ऐसा कर्व सा दिखाई पड़ता है
2019 में जो सेल्स की टोटल मात्रा थी रेजिडेंशियल यूनिट्स की, वो 2020 में तो कम हुई थी, लेकिन उसके बाद क्रमशः बढ़ती गई। ओके 2023-24 में लगभग पीक पे आई और उसके बाद से दोबारा गिरी है 2024 और 2025 में। ओके और स्थिति ये है कि 2025 में जो टोटल यूनिट्स की सेल हुई वो लगभग 2019 के बराबर हो गई वापस, अच्छा करीब करीब। ओके बिल्कुल एग्जैक्टली ना भी हुई हो तो करीब उस समय 2.5 लाख यूनिट थे, यहाँ 2,70,000 यूनिट थे, ऐसा कुछ हो गया लगभग। लेकिन इसमें सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है, जिसको कि अक्सर हम सुनते हैं कि प्रीमियमाइजेशन हो गया है मार्केट का, उस पर एक आंकड़ा देना ज़रूरी है इससे पहले कि हम प्लॉट पर चलें। बिल्कुल बिल्कुल तो देखिए 2019 में जो प्रीमियम, अगर आप 1 करोड़ से ऊपर प्रीमियम मान लें, मैं 2 करोड़ से ऊपर की बात अलग से करूंगा, लेकिन अगर 1 करोड़ से ऊपर के यूनिट्स की बात करें तो उस समय टोटल जो सेल हुई थी उसका लगभग 35%, यानी कि आप समझ लीजिए कि 1/3 या उससे थोड़ा सा ऊपर जो था वो 1 करोड़ से ऊपर की सेल होती थी। आज यानी कि 2025 के एंड में ये लगभग पूरा रिवर्स हो गया है। करीब 30% यूनिट जो हैं वो अफोर्डेबल में हुई सेल, बाकी 65% जो है वो 70% वो हो गई प्रीमियम 1 करोड़ से ऊपर। तो करीब करीब पूरा अपसाइड डाउन, यानी कि हम जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडिंग ऑन इट्स हेड, बिल्कुल उल्टा हो गया मार्केट। राइट तो ये प्रीमियमाइजेशन हो गया। ये जो मैंने आधार दिया, ये आगे हमें प्लॉट के डिस्कशन में काफ़ी मदद करेगा। ओके ठीक है और 2 करोड़ की अगर बात करें तो उसमें भी लगभग ऐसा ही दिखाई पड़ता है। ओके तो ये हुआ है, मार्केट बिल्कुल उल्टा हो चुका है। इसके बहुत सारे कारण हैं और इसने भी एक रोल प्ले किया है लोगों को प्लॉट की तरफ ले जाने के लिए। तो ठीक है। आप शायद कुछ कह रहे थे, उसके बाद इसे आगे हाँ और नहीं बढ़ाते नहीं ये अच्छा संदर्भ आपने दिया कि अब ये समझना ज़रूरी है कि अचानक से प्लॉट की बात क्यों आ गई। तो आप मार्केट को जो कह रहे हैं कि उसमें प्रीमियम प्रॉपर्टीज़ का कब्जा कह लूँ या एक तरीके से जो पूरा Predominance हो गया या उनका- डोमिनेंस हो गया जी। कि 70% अब आपके 1 करोड़ से ऊपर या बड़ी टिकट साइज वाले घर बिक रहे हैं, और जो जिसे हम अफोर्डेबल हाउसिंग कह लें या एक जनरल मास हाउसिंग कह लें, जी। या मैं तो कहूँगा मिड लेवल भी, क्योंकि 1 करोड़ कई शहरों के लिए एक बड़ी रकम हो जाती है, एक्सेप्ट आप दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों को छोड़ दें या उनके भी कुछ इलाकों को छोड़ दें, तो वहाँ पर महंगे मकानों का ज़्यादा बिकना, और आप कह रहे हैं कि इसका प्लॉटिंग में लोगों का इंटरेस्ट होना या ज़्यादा नंबर आना रजिस्ट्रेशन के प्लॉटिंग पे, उसका एक कोरिलेशन है। यहीं से आगे बढ़ते हैं जी। अब मैं एक दूसरी बात इससे कोरिलेट करते हुए कहना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है दर्शक इस बात को जानते हैं, लेकिन अगर मैं एक समरी के तौर पे कह दूं तो एक रास्ता तय हो जाएगा हमारे आगे के डिस्कशन का। हाँ हाँ चलिए इस तरह देखते हैं कि जहाँ सबसे ज़्यादा अपार्टमेंट होते हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा महंगे अपार्टमेंट होते हैं, उसको अगर मैं 100 या 10 मान लूँ इंडेक्सिंग के तौर पर, ठीक है और वहाँ से बाकियों को रिलेट करें कि शहर के बाहर कैसा होता है, टियर 2 में कैसा होता है, टियर 3 में कैसा होता है, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा मैंने एक पहलू अपने आप से तय किया है और मैं चाहता हूँ उसे देखा जाए। बिल्कुल मान लीजिए मेट्रो का जो कोर है, मुंबई का मान लीजिए, आप BKC मान लीजिए, या गुड़गांव का जो मेन मुख्य मार्केट है वहाँ मान लीजिए वहाँ अपार्टमेंट की जो कीमत है उसको आप 100 या 10 मान लीजिए, चलिए आसानी के लिए, कि वो 10 यूनिट है, राइट चाहे 2 करोड़ का हो, 5 करोड़ का हो, अगर वो मैक्सिमम लिमिट पे है। अब वहाँ से तुलना करते हैं तो ऐसी जगहों पर प्लॉट तो हैं ही नहीं, सबसे पहले होते ही नहीं। राइट अगर अपार्टमेंट नए होते हैं तो वो भी प्रीमियम होते हैं, या रीडेवलपमेंट से होते हैं तो भी होते हैं, लेकिन प्लॉट नहीं होते। तो ये 10 वर्सेस प्लॉट नथिंग। ओके अब इसी शहर के आप पेरिफेरल एरिया में चले जाएं, ठीक है वहाँ प्लॉट भी मिलते हैं, वहाँ मकान भी मिलेंगे, मिलते हैं, अपार्टमेंट भी मिलते हैं। अब मोटा मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो वहाँ जो प्लॉट मिलता है वो लगभग उसकी आधी कीमत से 3/4 कीमत का मिलता है। यानी कि अगर ये 10 था तो वो 5 से 7, 7.5 तक की कीमत का प्लॉट मिलेगा। ओके अपार्टमेंट जो मिलेगा वो इससे थोड़ा सा महंगा मिलेगा, 7, 7.5 से लेके 8.5, 9 तक का मिलेगा। ओके यानी कि 80-85% से लेके 90% तो तक आप कह रहे हैं कि प्लॉट सस्ता होगा प्लॉट वहाँ सस्ता होगा और अपार्टमेंट महंगा होगा। अपार्टमेंट में उसके कारण है। ओके अगर आप टियर 2 में चले जाएं तो भी लगभग ऐसा ही आपको रिलेशन दिखाई पड़ेगा कि वहाँ पर जो अपार्टमेंट है वो लगभग 65-70% के आसपास मिलेगा और प्लॉट जो है वो भी 60-65% का मिलेगा। ओके ऑलराइट, और इस तरह से ये रिलेशन चलता है। अब इसका सबसे जो मुख्य कारण है वो ये कि देखिए, सबसे पहले तो जो प्रीमियम एरिया है वहाँ ज़मीन सबसे ज़्यादा महंगी होती है,
वर्टिकल कंस्ट्रक्शन होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है, और जो म्यूनिसिपल चार्जेस होते हैं, वाटर चार्जेस होता है, सब कुछ महंगा होता है। तो वो तो बिल्कुल टॉप एंड पे है, सीलिंग पे है। जब आप मान लीजिए आप मुंबई के बाहर पनवेल की तरफ चले जाएं, या किसी भी एरिया में चले जाएं, या सोनापुर रोड पर चले जाएं, कहीं चले जाएं दिल्ली के बाहर, तो वहाँ होता ये है कि आपको जो प्लॉट मिल रहा है, भले ही किसी डेवलपर ने प्लॉटेड डेवलपमेंट करके बेचा हो या आपने ओपन मार्केट से खरीद लिया हो, तो उसमें सिर्फ बेसिक अम्यूनिटीज़ होती हैं। शायद रोड की एक कनेक्टिविटी होगी, राइट, पानी की कनेक्टिविटी होगी, कुछ केस में वो भी गारंटीड नहीं है, और बिजली की कनेक्टिविटी होगी। ठीक है। बाकी सारा काम आपको अभी भविष्य में करना है। हाँ जी। या तो आप कॉन्ट्रैक्ट पर देके उसे बनवाएंगे, या बिल्डर ही शायद आपके लिए बना के देगा। तो जो बाकी का वैल्यू एडिशन है वो अभी बाकी है, ठीक है। वो आप करेंगे, और आप अपनी मर्जी से करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने आज प्लॉट ले लिया तो आपको 8 महीने के अंदर बिल्डिंग तैयार कर देनी है। तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है। तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बना नहीं है या बन रहा है, और दूसरा आपके पास फ्यूचर में कंस्ट्रक्शन की फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है। अगर आप वहाँ जाकर एक अपार्टमेंट ले लें तो ये कई सारे फैक्टर उसमें ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हो चुके हैं। राइट। बिल्डर ने अपनी तरफ से रिस्क उठा के बना भी दिया है, परमिशंस भी ले ली हैं, फिनिशिंग हो गई है, तमाम काम हो चुके हैं। तो इसलिए ज़मीन तो है, लेकिन ज़मीन के साथ बाकी काम या तो हैं या नहीं है, इस आधार पर कीमतों में थोड़ा फ़र्क पड़ता है। अब इसी को आप एक्सटेंड कर लीजिए, इंट्रापोलेट कर लीजिए, टियर 2 या टियर 3 में जाएंगे तो सेम कहानी होती है। ठीक है। तो ये जो रिलेशन बना हुआ है प्राइसिंग का विथ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये एक इररिफ्यूटेबल सा आर्ग्यूमेंट है, और आप ये कहीं भी देख सकते हैं। हम चाहें तो आगे कार्यक्रम में यूरोप की या ऑस्ट्रेलिया की या कहीं की बात कर लें, ये रिलेशन सब जगह एक जैसा सब जगह मिलेगा। ओके। तो ये जो फर्क बना हुआ है, इसने कीमतों का एक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया है, एक संरचना तैयार कर दी है कीमतों में। अब इसके ऊपर आ जाता है पर्सनल एस्पिरेशन, इमोशन, या आप कौन हैं, आप एक प्रोफेशनल हैं या आप कोई और हैं, आप कहाँ हैं जी। किस शहर में हैं, और आप उम्र के ज़िंदगी के किस स्टेज पर हैं। हाँ। ये तीनों बातें फिर आगे तय करती हैं कि आप क्या करने वाले हैं। राइट। अब जो मेरा अंदाज़ा है कि लोग प्लॉट कैसे खरीदते हैं, तो पहला तो कि जो छोटे शहर हैं, बड़े शहरों में तो लोगों को प्लॉट खरीद के घर बनाने का मतलब, मैं अगर पकड़ूं मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, वो तो ना के बराबर है। वो सेकंड होम हो सकता है जो कि बाहर आउटस्कर्ट में होगा, लेकिन मेन सिटी में तो नहीं हो सकता। ये टियर 2 सिटीज़ में भी अब बहुत कम होने लगा है, बट स्टिल वहाँ पर संभव है। तो कुछ लोग तो इमीडिएटली प्लॉट देखते हैं और उनको वहाँ घर ही बनाना होता है, तो वो तो एक अलग कैटेगरी हो गई। एक कैटेगरी है जो कि आप, चूंकि हर शहर में डेवलपमेंट हो रहा है, कहीं मेट्रो बन रही है, कहीं नए कॉरिडोर्स निकल रहे हैं, और देश के जो टियर 2 सिटीज़ है जहाँ पर हम ग्रोथ देखते हैं, इंदौर, जबलपुर, जयपुर और इस तरह के, भुवनेश्वर वगैरह जो नाम आते हैं और हम काफ़ी समय से डिस्कस कर रहे हैं, वहाँ पे जो नए एरिया डेवलप हो रहे हैं वहाँ पे प्लॉट्स भी आते हैं। तो बहुत सारे लोग वहाँ जो प्लॉट लेते हैं वो शायद मिडवे होते हैं कि आज तो ले लेता हूँ, ये इन्वेस्टमेंट हो गई, भविष्य में कभी जब ये इलाका डेवलप हो जाएगा तो मैं जाके अपना घर भी बना सकता हूं। बट शायद मेजॉरिटी में उनके मन में वही कैलकुलेशन होता है कि 35 लाख का प्लॉट खरीदा, एक दिन 70 लाख का हो जाएगा, 1 करोड़ का हो जाएगा। क्योंकि अक्सर लोग बातचीत में अपने प्लॉट के बारे में यही बताते हैं, अरे 40 का खरीदा था, आज इतने का हो गया। मकान उन्होंने अभी भी नहीं बनाया। इन थर्डली, जो बड़े शहर हैं, मुंबई, दिल्ली, एनसीआर, बेंगलुरु, वहां पर अभी जो एडवर्टाइज्ड प्लॉटिंग आ रही है, मतलब कहा जा रहा है कि देखिए हम एक प्लॉटिंग इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, कई बड़े डेवलपर्स उसमें उतर आए हैं, कुछ तो स्पेसिफिक प्लॉटिंग ही बेच रहे हैं, ऑनलाइन बेच रहे हैं, आपको एश्योरेंस दे रहे हैं। जो सबसे बड़ा डर होता है कि अरे ज़मीन खरीद ली, उसका होगा क्या, कौन ध्यान रखेगा, उन सारी चीज़, और क्लियर लैंड टाइटल है, ऐसे करके ऑफरिंग आ रही है, और उस पर शायद आप सेकंड होम बनाएं, आगे कुछ भी करें, या सिर्फ कि वो इन्वेस्टमेंट ही रह जाए। ये तीसरी कैटेगरी है। अब ये तीनों ही कैटेगरी के लोगों में पहली कैटेगरी को मैं थोड़ा बाहर कर जाता हूं, लेकिन जो नंबर 2, नंबर 3 की कैटेगरी है, वो अचानक से प्लॉट्स की तरफ क्यों इतनी आकर्षित हो रही है? या तो हमें सिर्फ ऐसा लग रहा है, ये इतना बड़ा फिनोमेना नहीं है, और दूसरा ये कि नंबर्स कहीं कहीं शो कर रहे हैं, तो क्या ये मार्केटिंग है, या ये ज़्यादा बेहतर क्लीन ज़मीन मिलने वाली बात है, या हमारा रियल स्टेट जैसा रह रहा आ गया, या दूसरी चीज़ें हो गई, या वक्त के साथ इवॉल्व हो गया जहां लोगों का भरोसा बन गया है और अब वो प्लॉट्स की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या फिनोमेना, क्या थॉट प्रोसेस होगी? नहीं, आपने बहुत विस्तार से पहले ही इसका आधार रख दिया। देखिए, इसे इस तरह से समझा जाए, और एक खास मिडिल क्लास को ले लेते हैं, फिर हम उसको आगे पीछे एक्स्ट्रापोलेट भी कर लेंगे। राइट। एक मिडिल क्लास जो कि अक्सर नौकरी पेशा है, और जिसने
शायद अपना करियर शुरू किया है मिड 20s के आसपास, वो मिड 30s तक आते आते एक इतनी रकम जमा कर लेता है कि उसके आधार पर वो बैंक से फाइनेंस ले सके या कहीं और से अपने लिए और फंड जुटा सके और वो एक घर में इन्वेस्ट कर सके। अब घर में इन्वेस्ट करने में जो पहला कंसिडरेशन लोगों के दिमाग में आता है वो ये आता है कि वो कहीं ऐसी जगह रहें जहाँ से वो अपने काम के लिए सुविधाजनक तरीके से पहुँच सकें। और अक्सर, हमेशा तो नहीं होता, पर अक्सर ये होता है कि आदमी चाहता है कि एक आध घंटे के अंदर वो अपनी नौकरी वाली जगह तक पहुँच जाए। राइट। अब नौकरी वाली जगह अक्सर वो होती हैं जहाँ पर बड़ी डेंस इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही होती है। कोई बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होगा या कोई CBD होगा या ऐसी कोई जगह होगी। राइट। अक्सर ऐसी जगह से एक आध घंटे की दूरी पर बड़ी डेंस सेटलमेंट होती हैं जहाँ पर प्लॉटिंग के मेरे ख्याल से स्कोप नहीं होता, तो वहाँ अक्सर रेडीमेड अपार्टमेंट ही मिलता है। तो आदमी अक्सर ऐसी जगह पर अपार्टमेंट में इस लाइफ की स्टेज पर इन्वेस्ट करता है। ये मिडिल क्लास, ये उन अर्बन सेंटर्स में जहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड अर्बनाइजेशन हो चुका है। जब 10 साल बाद वो दोबारा इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसके मन में ये चिंता थोड़ी कम होती है कि अब घर के अपने सर पे छत जमानी है, बल्कि वो भविष्य के लिए अब इन्वेस्ट करना निकलता है। राइट। और ऐसे में उसके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन हो जाता है कि चलिए 45-50 की उम्र के आसपास इन्वेस्ट करूं, 60 होते होते अगर वो डबल हो जाए तो कितना अच्छा हो। राइट। तो इसलिए प्लॉट उसके लिए बहुत मुनासिब डेवलपमेंट होता है। और साथ में उसका अपना एक अरमान हो सकता है, उसकी इच्छा हो सकती है आंतरिक की क्यों ना कभी जाके मैं वहाँ रहूं, आफ्टर रिटायरमेंट एक बढ़िया घर क्यों ना बनाऊं, वहाँ पर उसमें एक मेरा अपना पर्सनल बागीचा भी हो, शायद कुछ और ऐसी सुविधाएं हों जो उसने कभी 30 साल पहले देखी थी जब इस तरह घर ज़्यादा बनाए जाते थे। राइट। तो ये जो एक मेरा ख्याल है एक लाइफ साइकिल है एक प्रोफेशनल की, उसका भी ये आउटपुट है। और बैंगलोर खासकर या हमारे दूसरे ऐसे शहर जहाँ पर मिडिल क्लास की इस तरह की लाइफ साइकिल चल रही है, ये पाथवे यही है, तो इसलिए प्लॉट एक बड़ा अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन है। ये बात भी ध्यान रखें कि अगर सिर्फ आप इनकम के लिए या यील्ड के लिए कंपेयर करें तो प्लॉट से तो यील्ड आने वाली नहीं। यील्ड तो आपको भले ही 2% मिले, वो रेडी अपार्टमेंट से ही मिलेगी। राइट। तो अगर आप एक दूसरा अपार्टमेंट खरीद लें और तुरंत वो आपको कुछ 2-2.5% सालाना रिटर्न देने लगे तो ठीक है, आप वो कर सकते हैं। लेकिन प्लॉट में जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप ये सोच कर ही करेंगे कि आज अगर मैं 35, अगर मैं आपका उदाहरण लूँ का ले लूँ तो क्यों ना वो 70 हो जाए किसी दिन। राइट। या तो मैं बेच दूंगा या हो सकता है मैं अपने बेटे की पढ़ाई के लिए उस समय उसका इस्तेमाल कर लूंगा, किसी तरह कैपिटलाइज कर लूंगा उसे। तो ये नेचुरल सा एक फिनोमिनन है कि आपने एक अपना बेसिक रिक्वायरमेंट तो पूरी कर ली है, रोटी कपड़ा मकान में मकान आपने अपना तैयार कर लिया था जब आप 10 साल पहले थे जी। अब आप आगे की तैयारी में हैं और इसलिए प्लॉट आपके लिए बड़ा मुनासिब है। बहुत ज़रूरी है कि आप उस इनकम कैटेगरी में आते हों जो अपने लिए इतना एक्स्ट्रा सेव कर पा रहा हो, जो आपको 8-10 साल में इतना सरप्लस फंड दे दे कि आप प्लॉट खरीद सकें। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो मैं आपको लेकर आऊंगा कि फ्लैट खरीदना आसान होता है, क्योंकि आपने शुरू में भी कहा कि उसके लिए आदमी के पास बस एक डाउन पेमेंट होना चाहिए, फिर EMI के ऑप्शंस होते हैं, बैंक से लोन मिल जाता है, लेकिन ये सुविधा प्लॉट में शायद नहीं होती है। उस पर हम डिस्कस करते हैं, या कुछ कोई बैंक देने लगा हो तो क्या आप ज़मीन या प्लॉट खरीदने के लिए भी लोन मिलते हैं। लेकिन उससे पहले अब मान लीजिए हम उसी कैटेगरी को पकड़ें जिसका आपने जिक्र किया कि अब एक जीवन का एक बड़ा समय निकल गया और अब एक निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे देखना है। तो अभी आपने जैसे एक एग्जांपल हमें दिया था कि एक तो हो गया CBD जहाँ पर बहुत महंगी जगह है, वहाँ पर अगर फ्लैट्स भी मिलेंगे तो आई थिंक बहुत महंगे होंगे, और एक ऐसी जगह जहाँ जाके फ्लैट तो मिल ही जाएगा लेकिन प्लॉट का भी ऑप्शन आ गया, वहाँ से 30 किलोमीटर दूर, या हर शहर के हिसाब से वो डिस्टेंस अपनी जगह होगा। अब अगर मेरे मन में सवाल आए कि मैं उस महंगी जगह पे जाकर एक फ्लैट खरीद लूँ, जिससे थोड़ा बहुत फाइनेंस करा लूँ, कुछ करा लूँ, तो भविष्य में कैपिटल अप्रिसिएशन उसका ज़्यादा होगा, या एक जो जनरल कहावत है, अभी तो मैं वो भी आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, उसी को पूछ लेते हैं चलिए पहले, कि जो अक्सर हम कहते हैं कि ज़मीन में निवेश ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत की फ्लैट के या किसी और चीज़ के, तो क्या ये बात यूनिवर्सली ट्रुथ है? शायद इसी में सारे जवाब आ जाएंगे, ये हर जगह सही नहीं होती। नहीं, हर जगह तो नहीं है, लेकिन एक चलिए एक वृहद एक ग्लोबल पैटर्न देख लेते हैं, फिर इस पर आते हैं। ठीक है। अलग अलग देशों में अलग अलग तरह के पैटर्न हैं और ये बहुत हद तक रिलेटेड है कि आबादी की डेंसिटी कैसी है और शहर किस तरह से डेवलप हुए। ठीक। अमेरिका, कनाडा अगर चले जाएं तो वहाँ पर आज भी
प्लॉट के ऊपर घर बनाने का ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा है। ओके। और उसके अपने अलग आयाम हैं वहाँ पर। ये प्लॉटेड डेवलपमेंट है, ये भी इंस्टीट्यूशनलाइज ओनरशिप है, बड़े फंड्स जो हैं वो ओन करते हैं जी। तो बड़ा सिक्योर सा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है। आबादी की डेंसिटी ऐसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का बना हुआ है। मैंने ऑस्ट्रेलिया में भी देखा है, मेलबर्न जैसे बड़े शहर के जो सबर्बन एरियाज़ हैं वहाँ अपार्टमेंट्स की ज़रूरत है नहीं और लोग प्लॉट्स पर ज़मीन पे ही घर बना के रहते हैं। राइट। लेकिन अगर आप यूरोप चले जाते हैं या लंदन जैसे डेंस शहर में चले जाते हैं, वहाँ आपको नहीं दिखाई पड़ता ये। वहाँ अपार्टमेंट या वर्टिकल डेवलपमेंट्स में ही लोग रहते हैं। तो अलग अलग जियोग्राफीज़ में अलग अलग अर्बन डेंसिटीज़ के हिसाब से ये पैटर्न बना हुआ है। हम इंडिया में इन दिनों, मैं काफ़ी कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ, हम एक हाइब्रिड स्टेज में हैं जहाँ पर हमारे यहाँ देखिए लैंड खरीद के लैंड पर इन्वेस्टेड रहना ये तो एक बहुत मेरा ख्याल है एक एस्पिरेशनल चीज़ है जो कि हर आदमी चाहता है। राइट। आपके बस में है या नहीं है या आपकी हैसियत के अंदर है या नहीं है, ये कई बार आड़े आ जाती है। जी। तो हाइब्रिड स्टेज में हम इसलिए हैं क्योंकि हमारे भी जो शहर हैं वो बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड हो चुके हैं। ये अलग विषय है, इस पर बात करेंगे तो शायद 1 घंटा वहीं चला जाए। लेकिन बहुत डेंसली पॉपुलेटेड हमारे शहर हैं। बैंगलोर ले लीजिए, बॉम्बे ले लीजिए, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, कुछ भी ले लीजिए। तो यहाँ पर जो शहर का जो सेंटर है वहाँ तो ऐसी कोई संभावना फिलहाल दिखती नहीं कि आप प्लॉट ले सकें। जो आपने कहा कि भाई अगर मैं दूसरा इन्वेस्टमेंट चाहूँ कि सीबीडी में ही अगर मैं इन्वेस्ट कर लूँ, हाँ अगर मेरे पास इतनी फाइनेंशियल मसल है या मैंने अपनी कैपेबिलिटी बनाई है तो मेरा ख्याल है वो अक्सर लोग करते हैं। ओके। क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपको उसमें भी अप्रिसिएशन मिलेगा, उसमें भी आपको फ्यूचर में ज़्यादा अच्छी यील्ड मिल सकती है, तो ये भी लोग करते हैं। प्लॉट की तरफ जाना अक्सर इसलिए होता है क्योंकि एक तो आप देखिए इमोशनल और फाइनेंशियल दोनों एंगल आ जाते हैं। इमोशनल एंगल इस तरह से आता है कि आप चाहते हैं कि आपका कंप्लीटली पर्सनलाइज्ड स्पेस हो, शेयर्ड लिविंग ना हो। कोविड के बाद से तो ये बहुत एक्सेलरेशन आ गया है इस चीज़ में जी। कि मैं अपना इंडिपेंडेंट रहूँगा, कोई किसी के साथ मुझे अपनी कॉमन एरिया शेयर नहीं करना है, मेंटेनेंस शेयर नहीं करती हैं, मैं हूँ और मेरा अपना घर है, ये फील है। तो इमोशनल एस्पेक्ट तो ये है ही और ये हमेशा से रहा है। राइट। जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात हो गई है वो ये है कि मैं आज इन्वेस्ट करूं और 20 साल 25 साल बाद मैं जब उसको अगर मार्केट में दोबारा उतारने निकलूं तो शायद वो अकेला ही मुझे डबल या ट्रिपल रिटर्न दे जाएगा। प्लॉट जी। क्योंकि प्लॉट तो आज एक रॉ मटेरियल की तरह है। उस पर जब मकान बनेगा और उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो कंस्ट्रक्टेड एलिमेंट की वैल्यू तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन जमीन की वैल्यू जो बढ़ेगी वो अपने आप में बेमेल है, बेजोड़ है। तो इसलिए प्लॉट में हमेशा एक एस्पिरेशनल, इमोशनल और फाइनेंशियल एंगल जुड़ा होता है। अब सोचना ये होता है इंसान को, दोनों सोच के लोग हैं दुनिया में जी, कि क्या मैं वहाँ जाके रहूँ, क्या मैं अकेला रहूँ, क्या मैं कंप्लीटली सोसाइटी से कुछ हद तक अलग होकर सिंगुलर लिविंग में रहूँ और उस कैपिटल अप्रिसिएशन के ऊपर डिपेंड करूं, या फिर मैं दोनों रेडी एसेट ले लूं और मैं उन्हीं पर डिपेंड करूं। इस पर काफ़ी बड़ा मेरे ख्याल से समाज में विभाजन है, दोनों तरह की सोच के लोग दुनिया में। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि समझ लीजिए मेरे पास है 50 लाख रुपए, आई थिंक टियर 2 सिटी के लिए एक ठीक ठीक बजट होगा, या आप बोलेंगे तो थोड़ा बढ़ा भी देंगे जी। तो 50 लाख रुपए अब मेरे पास है। इंदौर पकड़ लूँ, जयपुर पकड़ लूँ, लखनऊ पकड़ लूँ, भुवनेश्वर, एक ही जैसे मिजाज के ये शहर हैं, 19-20 आगे पीछे होंगे। तो इस 50 लाख रुपए को अगर मैं एक प्लॉट में लगाऊं, हो सकता है वो मुझे वही पेरीफेरी पे मिल रहा हो या थोड़ा बाहर मिल रहा हो, या उसी 50 लाख रुपए में बहुत सारे इलाके होंगे जहां फ्लैट भी मिल रहे होंगे। क्या बेहतर डिसीजन होगा कि मैं 50 लाख रुपए या थोड़ा और 20-25 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगा दूं? हालांकि इसमें आपका वो सवाल आएगा कि क्या 50 लाख रुपए आपके पास सीधे रखे हैं कि आप एक प्लॉट में डाल सकते हैं, घर तो आप ईएमआई पे ले लेंगे, तो क्या? तो पहले आप बता दीजिए किस सवाल का जवाब दें, उसी के बाद आगे चले। तो मैं इसमें एक सवाल पहले कर दूं, उसके बाद फिर इस पर आगे चलते हैं। क्या आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आप कौन हैं और जीवन में किस स्टेज पर हैं? क्या आपके पास एक घर है या आज आप कहीं किराए पर रहते हैं जहां से आप नौकरी करने या तो हम ऐसे व्यक्ति की कल्पना करते हैं जिसका ऑलरेडी घर वगैरह है, इन सारी चीजों से आगे बढ़ गया, उसको प्योरली निवेश करना है। तो निवेश में उसके पास 50 लाख रुपए का ऑप्शन है, तो अब वो प्लॉट पर जाए या फिर वो एक फ्लैट पे जाए? तो मैं अपना विचार रखता हूं और मेरा ख्याल है बहुत लोग होंगे जो शायद असहमत भी होंगे। मेरा अपना विचार यह है कि अगर आप इस जगह पर हैं
जहां आपके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, आपके पास अपना घर है, जीवन सेटल है, तो मैं तो प्लॉट पर जाना चाहूँगा। ओके। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मुझे अब कल इस बात की चिंता नहीं है कि इस घर से मुझे कहीं अगर निकलना पड़े तो मैं कहाँ चला जाऊँगा। ठीक है। तो प्लॉट पर मैं इन्वेस्ट करूँगा। अगर वो प्लॉट सिक्योर्ड है, यानी कि किसी गेटेड कम्युनिटी में है, ऐसा ना हो कि कब्जा हो जाए उस पर, तो अगर सिक्योर्ड प्लॉट है तो मैं उसमें इन्वेस्ट करूँगा, क्योंकि अब मेरी मर्जी पर है कि मैं उसे कब बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, तो उसे कब बेचूँ। जी। मैं कंप्लीटली फ्री हूँ इन सब चिंताओं से, तो मैं प्लॉट में इन्वेस्ट करूंगा। ज़मीन है, ज़मीन तो अप्रिशिएट ही होती है, कंस्ट्रक्टेड वैल्यू डिप्रिशिएट होती है। ओके, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ जी। कि ज़मीन हमेशा अप्रिशिएट होगी जी। लेकिन जो कंस्ट्रक्टेड है, मान लीजिए आप किसी बिल्डिंग में हैं, वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन एक उम्र होगी और जब उसकी भी उम्र बढ़ेगी तो वो उसमें भी उसे डेप्रिसिएशन इकोनॉमिक लाइफ कहते हैं। ओके। तो वैल्यूएशन, जिसका कि मैंने बहुत सालों तक काम किया है, वैल्यूएशन में रियल एस्टेट एक ऐसा विचित्र सा एसेट है जी। जिसके दो कंपोनेंट दो तरह से बिहेव करते हैं। रियल एस्टेट में ज़मीन होती है और कंस्ट्रक्टेड एलिमेंट होता है। ठीक है। कंस्ट्रक्टेड डेप्रिशिएट होता जाता है ओके। और लगभग 30-40 साल में उसकी वैल्यू बिल्कुल नीचे उतर आती है। ज़मीन हमेशा से अप्रिशिएट होती रही है और होती रहेगी। तो ये जो चलता है रिलेशन दोनों में, तो ज़मीन जो है वो अपने आप में एक तरीके से कह लीजिए निर्विकार है उसमें। तो इसमें मेरे मन में एक सवाल आता है फिर जी। कि मान लीजिए कि किसी एक अच्छे इलाके में एक बिल्डिंग है और वहाँ पर वो बिल्डिंग हो गई 20-25 साल की, तो अब उस इलाके में फ्लैट है, मतलब वो बिल्डिंग के अंदर, तो क्या वो अप्रिशिएट नहीं होगा? मतलब कहीं जैसे मान लीजिए किसी ने एक समय में उसे खरीदा होगा 50 लाख रुपए में, तो वो 50 से तो बड़ा ही होगा, 1 करोड़ हुआ होगा, 1.5 करोड़ हुआ होगा, 2 करोड़ हुआ होगा। तो हम कैसे ये समझेंगे कि वो अप्रिशिएट हुआ है कि डिप्रिशिएट हुआ है, या उसका कौन सा कंपोनेंट अप्रिशिएट हुआ और कौन सा डिप्रिशिएट हुआ? बहुत बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, और मेरा ख्याल है इसमें बहुत लोगों को कुछ क्लूज मिल जाएंगे। जी। मान लीजिए कि कोई कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग 25 साल पुरानी है। एक चीज याद रखें, जो आरसीसी कंस्ट्रक्शन होता है, थोड़ा टेक्निकल बात हो जाएगी जी। हम स्टोन कंस्ट्रक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। आरसीसी का जो कंस्ट्रक्शन जो होता है सब जगह, उसकी इकोनॉमिक लाइफ आप ज्यादा से ज्यादा 60 साल मान सकते हैं। ओके। ठीक है। बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन है, बहुत ही सॉलिड कंस्ट्रक्शन है, तो थोड़ी और ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। 40 से 60 साल के बीच इकोनॉमिक लाइफ होती है। अब वो 25 साल पुराना तो हो चुका, अगले 10-15 साल में उसकी रीडेवलपमेंट की नौबत आ सकती है। ठीक है। यानी कि जो कंस्ट्रक्टेड एलिमेंट था वो अपनी वैल्यू लगभग पूरी तरह खो देगा। ओके। तो जमीन जो है उसकी तो वैल्यू बनी रहेगी, लेकिन आप जमीन पे रह तो नहीं सकते। हाँ, राइट। छत बनानी पड़ेगी, और जो छत बनी हुई है उसकी वैल्यू 40-45 साल 50 साल तक जाते जाते खत्म हो जाएगी। ओके। तो दोबारा बनाना पड़ेगा, जिसको रीडेवलपमेंट कहते हैं, जो हमारे बड़े शहरों में होता है। तो जितना आप 50 के नजदीक पहुंचते जा रहे हैं, उतना उसकी कंस्ट्रक्टेड पोर्शन की वैल्यू खत्म होती जा रही है। ओके। जमीन की वैल्यू बनी हुई है, लेकिन जमीन तो वो रॉ मटेरियल है जिसपे आप बिना कुछ बनाए रह नहीं सकते। राइट, राइट। तो जमीन की वैल्यू बढ़ती रहेगी, लेकिन आप उससे जितना खुश होना चाहें खुश हो लें, जब छत की जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बनाना पड़ेगा। जी। तो इसलिए ये ध्यान रखें कि अगर स्टोन कंस्ट्रक्शन ले तो कहानी बिल्कुल अलग है, वो तो 1000 साल भी बना रहता है। जी। लेकिन आरसीसी कंस्ट्रक्शन मतलब में, जो हमारी आज की बिल्डिंग्स होती हैं, दैट इज आरसीसी कंस्ट्रक्शन। रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट जिसको कहते हैं। जी। तो ये जितना आप 50 या 55 की उसकी लाइफ साइकिल के पास पहुंच रहे हैं, उसकी रेसिडुअल इकोनॉमिक वैल्यू खत्म होती जा रही है। ओके। तो अगर आपको किसी अपार्टमेंट में इन्वेस्ट करना है, तो ऐसे अपार्टमेंट में इन्वेस्ट करें जो अपनी लाइफ साइकिल के शुरू के 8-10 साल के अंदर है। मतलब ताजी बिल्डिंग मिले, नई बिल्डिंग मिले, बिल्कुल न्यूली कंस्ट्रक्टेड ना भी ले रहे हो, कोई चिंता नहीं, कोई आपका नुकसान नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि 7, 8, 9, 10 साल पुराना हो, ताकि आप एक ह्यूमन लाइफ साइकिल को देखें। तो आप एक अच्छे आसान शब्दों में दर्शकों के लिए यह है कि अगर आपको फ्लैट में भी निवेश करना है तो आप किसी न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग, वो में भी 5-7 साल पुरानी, 5-7 साल पुराना, जिसका कम से कम अभी 15-20-25 साल का अच्छा जीवन 5-7 साल पुराना है, तो करीब 40 साल तो आपको मिल जाएगा। हाँ, उतना आपके पास, और जितना उसका वो जीवन है उसमें वो अप्रिशिएट होती रहेगी। लेकिन यह है कि उसके ही पड़ोस में अगर कोई नई ताजी बिल्डिंग आ गई तो इसका अप्रिसिएशन उससे पीछे रहेगा। हाँ, वो तो देखिए, अप्रिसिएशन एक स्पीड से चलता है। शुरू में बड़ी तेजी से अप्रिशिएट होगा, जैसे जैसे अपनी इकोनॉमिक लाइफ के एंड के नजदीक आएगा अप्रिसिएशन धीमा होता जाएगा। जी। क्योंकि सिर्फ जमीन अप्रिशिएट हो रही है, ऊपर का हिस्सा तो अब डिप्रिशिएट होने लगा। हाँ। और यहाँ पर मामला फंस जाएगा कि एक वर्टिकल मल्टी स्टोरी है। अब चूंकि उसमें तो कई लोग हैं जिनका शेयर है, यही कहानी अगर एक छोटे शहर में हो जहाँ सिर्फ एक प्लॉट पे घर बनाओ, तो शायद वो घर की तो वैल्यू खत्म होकर जीरो हो जाएगी, लेकिन करोड़ों रुपए में या जो भी उस शहर की वैल्यू होगी, वो प्लॉट इतना महंगा बिक जाएगा
कि आदमी को कोई उसमें मलाल नहीं होगा। लेकिन जब आप एक मल्टी स्टोरी के अंदर है तो कहानी इतनी सीधी नहीं होती, जो एक रीडेवलपमेंट की कहानी है। ज़्यादा करके तो मुंबई में या अभी थोड़ा बहुत दिल्ली में है, लेकिन बाकी शहरों का परिचय रीडेवलपमेंट से ज़्यादा नहीं है, तो शायद वो उतना कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन इतना समझ में आया कि अगर आप एक मल्टी स्टोरी में या एक फ्लैट को खरीद रहे हैं तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि वो इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है तो आप एक ताज़ा बिल्डिंग जो 7-8-10 साल मैक्सिमम पुरानी हो उसी में करें, तो वही आपको अप्रिसिएशन देने की काबिलियत रखेगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक समराइज किया आपने। एक छोटा सा इसमें एक हिस्सा और जोड़ दूं। कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि नहीं हमारे तो दादाजी ने या उनके पिताजी ने जो मकान बनाया था उसमें हम आज भी रह रहे हैं। तो जब आप एक इंडिपेंडेंट घर में रहते हैं तो उसकी आप देख रेख थोड़ा ज़्यादा रेगुलर बेसिस पर करते रहते हैं। लेकिन एक जो शेयर्ड लिविंग होती है जहाँ पर एक साथ 1000 या 300 परिवार रह रहे हैं, तो उसकी देख रेख एक लिमिटेड और वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी है जिसमें शायद कमजोर होने की गुंजाइश ज्यादा है बनिस्बत कि आपका एक या 2 मंजिला जो मकान है वो सिंपल स्ट्रक्चर है उसके कंपैरिजन में, तो उसमें टूट फूट या वेयर टेयर कम होगा। रेनोवेशन आसान होगा, को लगता ही है और आपको करना होगा। किसी केस में आपको कम लगेगा क्योंकि आप सतत रूप से करते हैं, किसी केस में थोड़ा ज्यादा लगेगा। तो अगर स्टोन स्ट्रक्चर है जी तो वो शेरशाह की बनाई हुई बिल्डिंग आज भी वैसी है। पर अफसोस कि अब वो चीजें उसकी बात हम नहीं कर रहे। राइट। अच्छा, आपने जब प्लॉट का जिक्र किया उसमें एक लाइन आपके भी जहन में आई और निकली आपके मुख से, वो ये है कि अगर मेरे को ये डर ना हो कि इस पे कोई कब्जा कर लेगा, और ये ज़मीन के साथ जब भी हम देते हैं, आप ही लोग आते हैं, सारे एक्सपर्ट आते हैं, सलाह देते हैं कि बस ज़मीन तो ले लीजिए लेकिन आपको उसकी देखभाल बहुत करनी पड़ेगी। तो ये जो एक फैक्टर है कि मेरी ज़मीन पे कोई कब्जा कर लेगा या उसके पेपर गलत निकल गए या उसका टाइटल कितना क्लियर है, क्या आज के समय में वो चिंताएं थोड़ी कम हो गई हैं बिकॉज ऑफ द जो भी हमारे रूल्स रेगुलेशन बदल गए, या जो डेवलपर अब प्लॉटेड डेवलपमेंट लेकर आ रहे हैं वो इतने क्लीन है, या वो आपको ये एश्योरेंस दे रहे हैं कि भाई मेरे से लोगे तो आपकी ज़मीन 100 साल भी पड़ी रहेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोग तो ये भी हैं कि तुरंत आप, जैसे हम मानते हैं कि लिक्विडेट नहीं होता ईजी से, लेकिन वो कहते हैं कि मैं ही बाय बैक कर लूँगा, या आपको 24 घंटे के अंदर हम गारंटी लेते हैं कि लिक्विडेट करके आपको पैसा देंगे। तो क्या ये जो सारी चीज़ें आ गई हैं इससे भी थोड़ा प्लॉटिंग की तरफ लोगों का आकर्षण बढ़ा है? बिल्कुल। देखिए, ये खत्म हो गया ऐसा तो नहीं है, और शायद हमारे आपके जीवन काल में ये खत्म हो भी नहीं जाएगा जी। बहुत सारे कारण हैं सामाजिक, और आप खत्म उसकी बात कर रहे हैं जो डर रहता है, जो डर कब्जा। जी जी जी। जब किसी आप प्लॉटेड डेवलपमेंट में लेते हैं, गेटेड कम्युनिटी के अंदर लेते हैं, तो जो एक इंस्टीट्यूशन है यानी कि जो बिल्डर है उसने काफ़ी हद तक इस प्रॉब्लम को उतनी दूर तक तो टैकल कर लिया होता है कि वो टाइटल क्लियर कर लें, वो परमिशंस ले लें, अगर कोई आउटस्टैंडिंग उस पर किसी का चार्ज था या किसी बैंक का या किसी और इंस्टीट्यूशन का या किसी अलग व्यक्ति का क्लेम था, वो सब क्लीन कर चुके होते हैं। तो जब मैं उसमें एक प्लॉट खरीदने जाता हूँ तो मुझे करीब करीब तय होता है कि ये सब चिंताएं मेरे आड़े नहीं आएंगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि मैंने कहीं जाकर इंडिपेंडेंटली किसी से ले लिया, अब मुझे नहीं पता कि उस व्यक्ति ने जिसने मुझे बेचा है उसने क्या इन सब चीज़ों को टैकल किया हुआ है, क्या उसने या उसके पिताजी ने या उसके किसी खानदान के किसी व्यक्ति ने उस पर लोन ले लिया था और वो लोन चुकाया नहीं गया, या कहीं और से उन्होंने कब्जा करके तो मुझे नहीं बेच। तो ये सब जो समस्याएं हैं ये तभी टैकल होती हैं जब कोई एक प्रोफेशनल कंपनी या एजेंसी इन सब को क्लीन करके आपको बेचे, और इसलिए बिल्डर की रेपुटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप देखेंगे अगर देश के अलग अलग हिस्सों में जाएं तो कुछ ऐसे डेवलपर्स हैं, यहाँ पर मैं सबका नाम नहीं लेना चाहता, जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा बनाई हुई है इस फील्ड में। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँ दक्षिण भारत का, तो बेंगलोर से मैसूर अगर आप जाते हैं तो रास्ते में एक छोटा सा शहर पड़ता है मंड्या नाम का। मंड्या। वहाँ पर एक सरकारी फैक्ट्री होती थी। वो सरकारी फैक्ट्री आज से 25-26 साल पहले बंद हो चुकी है, और काफ़ी समय बाद उस पर बेंगलोर के एक बड़े प्रतिष्ठित डेवलपर ने दोबारा उसको क्लेम किया है और अब वहाँ टाउनशिप बना रहे हैं। जब तक ये नहीं हुआ था तो किसी के लिए भी वहाँ जाकर खरीदने में बड़ी कन्फ्यूजन थी कि पता नहीं उस फैक्ट्री के सारे आउटस्टैंडिंग्स क्लियर हो गए कि नहीं हो गए, परमिशंस मिल गई कि नहीं मिल गई। लेकिन जब आप एक प्रतिष्ठित ब्रांड नेम से खरीदते हैं तो आपको ये कम से कम ये चिंता आड़े नहीं आती। तो इसलिए
पहले से तो बहुत बेटर हो गया। अगर क्योंकि मुझे याद है इनफैक्ट जब आपके फादर ने कभी कोई प्लॉट खरीदा होगा या मेरे फादर ने, तो उस जमाने में तो वो टिपिकली बाजार में जाके या तो किसी इंडिविजुअल से ले रहे होते थे, या जो बहुत ही लोकल टाइप के ब्रोकर, मतलब हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नथिंग, वैसे वाले लोग उसमें डील कर रहे होते या थे। फिर बिल्कुल सही कहा आपने, या फिर आपके पास उस समय ये था कि जो लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, अगर वो प्लॉट बेचे नहीं, वो हो रही तो फिर भी ठीक है, लेकिन अक्सर मैंने देखा था कि लोगों ने मतलब बहुत ही लोकल तरीके से चीजें कट ली हैं। कोई कॉलोनी कटी हुई है, उसमें एक प्लॉट पड़ा है, जाके किसी से बात कर ली ना, कोई सिस्टम प्रिवेल नहीं करता था। नहीं था। और उस समय धोखे भी बहुत होते थे। और हम आप ही नहीं, इसमें तो वो कंपनियां भी धोखे खा जाती थी जो वहां पर लोकल लोगों से जमीनें खरीदती थी। मेरे अपने अनुभव में ऐसे एक से एक विचित्र और इंटरेस्टिंग से उदाहरण है कि देश की बहुत नामी गिरामी कंपनीज ने 50-60 साल पहले ज़मीन खरीदी थी, और आज जब उसका वैल्यूएशन करने चले तो पता चला कि उस पर किसी ने क्लेम कर दिया, क्योंकि उन्होंने भी ऐसे ही खरीदा था। ऑर्गेनाइज्ड लैंड सेल, टाइटल इंश्योरेंस जैसी चीज़ें हमारे यहाँ थी ही नहीं जी। तो न तो ज़मीन ऑर्गेनाइज तरीके से लार्ज स्केल पर बेची जा रही थी, और न उसकी कोई इंश्योरेंस थी, न उस पर कोई किसी तरह की गारंटीज थी। काफ़ी सुधार आया है तब से आज तक। 30 साल पहले तो लोग ज़मीन खरीद कर उस पर मकान ही बनाते थे, कोई और ऑप्शन था नहीं। मैं टियर 2 की बात कर रहा हूँ जी। कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था कि आपको कोई रेडीमेड प्लॉट काट के बेच दे कोई बिल्डर या अपार्टमेंट बना के दे दे। तो बस आप थे और आपकी किस्मत थी कि लेकिन अब वो काफ़ी हद तक ये बेहतर है। इसमें भी एक सवाल मेरे मन में रहेगा, क्विकली 2-3 सवाल मैं आपसे ले लेता हूँ। एक तो फाइनेंस वाला सवाल वो मुझे लेना है, लेकिन उससे भी पहले ये, अच्छा आपका उसका निष्कर्ष ये निकाल लें, वो जो हमने 50 लाख वाली बात रखी थी कि आपने कहा कि आपका प्रेफरेंस उसमें ज़मीन पे जाएगा, ज़मीन पर प्लॉट पे अगर मैं अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी कर चुका हूं। तो अगर नहीं की है तो मेरा कहना है फिर अलग बात हो, वो केस ही अलग हो गया, लेकिन अदरवाइज तो फिर आप 50 लाख रुपए प्लॉट में डालना बेहतर समझेंगे, क्योंकि आप मानते हैं कि उसमें निवेश पे रिटर्न ज्यादा देगा बनिस्बत कोई फ्लैट। आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप चाहे तो एज इट इज उसे बाद में बेच दें, पर कैपिटल अप्रिसिएशन किस में ज्यादा होगा? कैपिटल तो लैंड पे होगा ही होगा। वो तो हमने पहले फ्लैट से ज्यादा ही होगा जी। लैंड पर तो कैपिटल अप्रिसिएशन होना ही है, क्योंकि उस पर अभी भविष्य की संभावनाएं हैं। जहां भविष्य की संभावना एक गिलास की तरह है कि अभी आपने इसको इतना ही भरा है तो इसमें इतना भरना बाकी है। पहले ही भर चुके हैं तो अब तो मतलब लोग आपसे बीज खरीदने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे, पौधा या पेड़ डायरेक्टली शायद वो मना कर दे। जी बिल्कुल ठीक है, तो उस तरह की बात हो गई। अब दूसरी चीज ये कि जैसे हमने कहा कि लैंड में अब तो काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर हो गई, जहाँ धोखाधड़ी की गुंजाइश खत्म होती है, क्लीन रिकॉर्ड्स होते हैं, बट स्टिल मैं देखता हूँ कुछ बड़े डेवलपर्स का तो छोड़ दीजिए, या कुछ जो स्पेशलाइज्ड डेवलपर है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग आ जाते हैं कि हम प्लॉटेड डेवलपमेंट कर रहे हैं, गुमनाम से लोग हैं, खेत काट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, छोटा मोटा नाम रख लेते हैं, किसी के साथ एसोसिएट कर लेते हैं। मतलब अगर मैं मुंबई और पेरिफेरी की बात करूँ तो 10 नामी गिरामी नाम होंगे जिनके प्रॉपर प्रोजेक्ट होंगे, लेकिन 100 ऐसे मिल जाएंगे आपको जो कहीं किसी एक्स जगह पर, किसी हिल स्टेशन पर, इतनी ज़मीन उतनी ज़मीन। क्या उन लोगों से खरीद लेना चाहिए? और मान लीजिए कि आप ट्रस्ट कर भी रहे हैं तो देखना क्या चाहिए? जी, ये भी बहुत अहम सवाल है, मेरा ख्याल है ज़रूरी है इस पर चर्चा करना। देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि आप ड्यू डिलिजेंस करें। अब ड्यू डिलिजेंस कहने में तो बड़ा आसान है, लेकिन करें क्या? तो सबसे पहला काम आप कर सकते हैं, अगर आप एक लेमैन हैं, अगर आप एक आम व्यक्ति हैं जिसके पास कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है जी, तो आप उन बिल्डर से या उन ब्रांड से खरीदें जिनके पास ट्रैक रिकॉर्ड है, और जितना लंबा ट्रैक रिकॉर्ड होगा उतना अच्छा है। देखिए, ट्रैक रिकॉर्ड का मतलब ये नहीं होता कि उनके ऊपर कोई लीगल केसेस नहीं होंगे या उनके ऊपर किसी तरह की कोई और प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे तो एप्पल और सैमसंग पे भी इतने केसेस हैं कि दुनिया में किसी पर नहीं होंगे। राइट। तो लेकिन आप देखें कि उनकी डिलीवरी का क्या रिकॉर्ड है। ठीक है, उन्होंने क्या बनाकर बेचा है, क्या 20-25 साल से करते आए हैं, 10 साल से करते आए हैं। तो ट्रैक रिकॉर्ड सबसे बड़ा आपका हिस्सा होता है ड्यू डिलिजेंस का। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ऐसा है कि भाई कोई पहली बार शुरू कर रहा है या दूसरा ही प्रोजेक्ट कर रहा है और हो सकता है अच्छा हो, आप दूसरी कुछ चीज़ों से इसको चेक कर सकते हैं। अटेंडेंट एलाबाई जिसे कह सकते हैं कि उनके साथ प्रोजेक्ट में फाइनेंसिंग कौन कर रहा है। क्या ये प्रतिष्ठित कुछ बैंक्स हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो उनके साथ हैं। रिस्क तो आपका है ही, क्योंकि ये नए हैं, तो कुछ तो रिस्क आप उठा ही रहे हैं। लेकिन अगर उनके साथ मान लीजिए कि देश के प्रतिष्ठित बैंक हैं या दूसरे जो फंडिंग एजेंसीज हैं उनके साथ लगी हैं, या उनके इस तरह के जो दूसरे पार्टनर्स हैं वो कितने प्रतिष्ठित हैं। अगर सारे के सारे ही नए हैं तो आपका रिस्क थोड़ा ज़्यादा है। और मेरा ये मानना है कि इस तरह की इन्वेस्टमेंट में आपको वहीं जाना चाहिए
अगर आप एक बहुत बड़ा रिस्क टेकर नहीं हैं तो उनके पास जाएं जिनके पास ट्रैक रिकॉर्ड है, या फिर उनके पार्टनर्स के पास ट्रैक रिकॉर्ड है कि भाई अगर कल को मान लीजिए कि वो दुकान बंद करके भाग ही जाएं तो आप भागते भूत की लंगोट तो पकड़ सकें, नहीं तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा। राइट। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए ड्यू डिलिजेंस करना बहुत आसान नहीं है। हर कोई बहुत बड़े वकील हायर करके पूरी चेक नहीं करवा सकता इंडिविजुअल लेवल पे। बड़े ब्रांड्स के साथ जाएं, प्रतिष्ठित नोन ब्रांड्स के साथ जाएं, कम से कम ये देखें कि ट्रैक रिकॉर्ड है कि नहीं है। खुद का ना हो तो कम से कम उनके जो फंडिंग पार्टनर्स हैं, लीगल पार्टनर्स हैं, उनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर कुछ भी नहीं चेक करेंगे तो फिर जैसा मैंने कहा, आप और आपकी किस्मत। तो मुझे आपकी बातचीत से ऐसा लग रहा है कि आज भी मतलब तमाम डेवलपमेंट के बाद भी थोड़ा रिस्की तो है ये लैंड वाला मामला। जी नहीं, रिस्क तो देखिए होगा। हाँ। क्योंकि आज भी हम अगर पूरी इकोनॉमी को देखें, अपने देश को देखें, तो हमारा लैंड आज भी उतना ट्रांसपेरेंट नहीं है लैंड का मार्केट। तो इसमें नॉन ट्रांसपेरेंसी काफ़ी अभी भी है। हाँ, आज से 15-20 साल से पहले से तो अब बहुत अच्छी स्थिति है। क्योंकि कई लोग, माफ़ी चाहूँगा बीच में आपको टोक रहा हूँ, अभी आजकल ऐसे कंपैरिजन या सवाल आने लग गए हैं कि एक प्लॉटेड डेवलपमेंट है, वो किसी ब्रांडेड डेवलपर का है जी, और वहाँ पर एक्स रेट है, उसी के बगल में एक और प्लॉटेड डेवलपमेंट है, वो किसी अननोन से डेवलपर का है, या 5, 8, 10 लोग साथ में मिलके आ गए, उनके पास ज़मीन थी लेकिन इस भाव के मुकाबले काफ़ी ल्यूक्रेटिव प्राइस पर है। तो लोग ये पूछते हैं कि यार इसके बगल में ही तो ये मिल रहा है, तो मैं वो क्यों ना ले लूँ। और लालच आना मन में स्वाभाविक है। हो सकता है ये भी ठीक ही बेच रहा हो, क्योंकि ये जो ब्रांडेड डेवलपर है इसमें वो 10 तरह की चीज़ें करके देगा। हो सकता है बहुत महंगा क्लब हाउस बना रहा हो सकता है कि उसने और सुविधाएं वहाँ पर रखी और उसका अपना एक प्रीमियम हो, और ये पास वाला हो सकता है कि उतनी तामझाम ना दे रहा हो, इसलिए आपको लैंड सस्ती भी दे रहा हो और उतना प्रीमियम भी चार्ज ना कर रहा हो। तब लोग सवाल पूछते हैं कि फिर मैं क्या करूं, मुझे तो ये ज्यादा अच्छा लग रहा है लेकिन क्या रिस्क उतना ही बड़ा तो होगा। बात वही है। देखिए, प्रीमियम 2 वजह से हो सकती है। हाँ। कितनी अमेनिटीज और फैसिलिटीज हैं, कितने फीचर्स हैं, उससे हो सकता है, और सिर्फ अपने नाम का प्रीमियम हो सकता है। तो अगर अमेनिटीज और फैसिलिटीज का है तब तो आप सस्ते वाले में जा सकते हैं। अगर आपको बड़े क्लब हाउस की ज़रूरत नहीं है, जॉगिंग ट्रैक्स की ज़रूरत नहीं है, तो आप सस्ते वाले में चले जाएं। लेकिन अगर आप सौदा सिर्फ इस बात से डिसाइड करेंगे कि उसका दाम कम है और वो पता नहीं कौन है, उसकी कोई रेपुटेशन नहीं है, तो रिस्क आपका है, रिस्क आपका ज़्यादा है। तो कोशिश ये करें कि जितना रिस्क फ्री अपने आप को कर सकें, अपनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी की सीमा के अंदर रहते हुए, उतना अच्छा होगा। मेरा कहना ये नहीं है कि आप अनब्रांडेड या कम ब्रांडेड वालों से ना लें, लेकिन आप अपनी चेक्स एंड बैलेंसेस को ज़रूर पूरा करें, ये जान लें। और अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई तरीका नहीं है, तो फिर बेटर है कि आप किसी लीगल कंसल्टेंट से ही एक बार सलाह ले लें कि भाई ये चेक करके तो बताओ कि ऐसा तो नहीं कि ये किसी दूसरे बिजनेस में कंगाल होने के बाद यहाँ आए थे जी। या कहीं और घपले करने के बाद इसमें उतरे हैं, या इनकी कोई कैपेबिलिटी नहीं है प्रूवन और ये इसमें उतर आए हैं क्योंकि इनको शायद मौका मिल गया। ये रिस्क आपका अपना हो जाता है। ठीक है। तो जितना हो सके इन स्टेप्स को तय करने के बाद इन्वेस्ट करें। सस्ते में इन्वेस्ट करने में कोई अपराध नहीं है, कोई पाप नहीं है, लेकिन ऐसा ना करें कि बिल्कुल आंख मूंद कर सबसे सस्ता प्रोडक्ट ले लें और बाद में पता चले कि वो तो खराब निकल। क्योंकि आजकल कई लोगों का कि भाई एक पर्टिकुलर एरिया है, पर्टिकुलर हिल स्टेशन है या पर्टिकुलर कोई जगह है, अब ये तो वही इलाका है लेकिन एक प्लॉट मिल रहा है इतने का और दूसरा तो देखिए, और वो फिर हर कोई अपना अपना गिनाता है उसमें कि देखिए वो आपको इसलिए इतना चार्ज कर रहे हैं, और ऐसे कई सवाल हमारे पास पहुंचते हैं। अब एक और बड़ा सवाल, अल्टीमेटली दैट इज ऑफ द फाइनेंस। क्या एक प्लॉट जो कि एवरेज प्लॉट आजकल तो जिस तरह से ज़मीनों के भाव हो गए हैं तो 25, 30, 50 लाख तो का एवरेज प्राइस चला गया है, क्या किसी तरह का कोई फाइनेंसेस, बैंक्स या किसी तरह के एनबीएफसीज इसमें देते हैं, या प्लॉट एक ही तरीके से खरीदा जा सकता है जो कि अपफ्रंट पेमेंट है, अगर आपके पास पैसा है तो लीजिए, अदरवाइज वो आपके लिए नहीं है? हाँ, ये थोड़ा सा मुश्किल पहलू है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइज्ड या इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस है वो आपको बिल्ड स्पेसेस के लिए मिलता है, सिर्फ ज़मीन के लिए नहीं मिलता। ओके। अब आपको अगर किसी प्राइवेट एजेंसी से या किसी ऐसी एजेंसी से मिल भी रहा है तो आपको ये खुद से चेक करना होगा कि क्या आप उस पर रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो बैंक्स हैं या हमारे जो ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं वो लैंड पर लेंडिंग नहीं करते। अभी भी इंडिया में लैंड पे फाइनेंस नहीं होता, राइट? लैंड पर फाइनेंसिंग नहीं होती। तो बहुत अच्छा अपने पहलू टच कर लिया इससे पहले कि हम इस बात को ख़त्म कर देते कि लैंड खरीदने से पहले या लैंड खरीदने का इरादा करने से पहले आप अपनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी ही बना लीजिए। भविष्य में कभी हो जाए तो पता नहीं, लेकिन अगर आप आज इन दिनों खरीदने वाले हैं
तो आपके पास इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप लैंड में इन्वेस्ट कर सकें। ज़रूरी नहीं कि एक बार में लें। कई स्कीम्स ऐसी हैं जहाँ पर आप टुकड़ों में पे कर सकते हैं। हाँ। तो आप ये देख लीजिए कि आपके पास अपनी क्षमता है या नहीं, क्योंकि ऑर्गेनाइज फाइनेंसिंग बहुत हद तक हो सकता है आपको अवेलेबल ना हो। जी, राइट। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली है, क्योंकि अब आपने सही कहा कि अब बहुत सारे डेवलपमेंट ऐसे आ रहे हैं जहाँ पर डेवलपर फैसिलिटेट कर रहे हैं, जी। मल्टीपल पेमेंट प्लान्स हैं, फ्लेक्सिबल प्लान, जी लेकिन उसमें भी आपको वो बायर और सेलर के बीच में है। हाँ। लेकिन अगर आप एक थर्ड पार्टी से फाइनेंस की उम्मीद कर रहे हैं तो वो उसका- आपको नहीं मिलेगा। वो हाँ, बहुत हद आज तक भी इंडिया available में नहीं। लैंड का फाइनेंस जो है टेक्निकली वो नहीं होता है। तो ये सारी बातें तो हो गई अरविंद जी की, मतलब लैंड वर्सेस फ्लैट से हमने शुरुआत की थी कि कैसे खरीदें, कौन खरीद सकते हैं। अब मुझे ये बताइए फाइनली कि अगर एक शहर है, मतलब मेट्रो सिटी है, बॉम्बे हो गया, दिल्ली हो गया, बेंगलुरु हो गया, यहाँ पर भी बहुत सारी प्लॉटेड स्कीम्स आ रही हैं। एक कहानी है टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ की, जहाँ पर नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ भी गांव का जो पूरा फ्लक्स है वो आ रहा है, अर्बनाइजेशन वहाँ भी हो रहा है, वहाँ पर भी मेट्रो, रोड्स एंड एवरीथिंग। और अब तो बहुत हद तक हम ये भी सुनने लगे हैं कि जो जीसीसीज वगैरह आ रहे हैं वो भी ऐसी जगह देख रहे हैं, क्योंकि हमारे जो बड़े शहर हैं वो ऑलमोस्ट फुल हो चले हैं। तो क्या ये कहानी उतनी सही है कि मैंने कुछ एक आर्टिकल कहीं पढ़ा था कि आने वाले समय में टीयर 2 और टीयर 3 सिटी में अगर आज आप जमीन खरीद लेते हैं तो वो आपको कई गुना ज्यादा रिटर्न दे सकती है। क्या ये बात सही है या ये एजम्पशन पे बेस्ड है? नहीं, बात सही है, लेकिन इसको ठीक से समझना जरूरी है। ओके। सिर्फ टीयर 2 और टीयर 3 क्यों? मैं तो कहता हूँ आप टीयर 1 के आसपास या अंदर अगर आप ज़मीन खरीद सकें तो लॉन्ग टर्म में तो वो आपके लिए बहुत, आपके लिए नहीं तो आपकी अगली जनरेशन के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। ओके। और आप अगर देखें तो कई जो आज के डेवलपर्स हैं वो भी इसी तरह डेवलपमेंट के फील्ड में आए हैं, क्योंकि वो 50 साल पहले पिछली जनरेशन ने या उससे पिछली जनरेशन ने ज़मीन यानी कि लैंड बैंक जमा कर लिया था। तो ज़मीन जमा करना और ख़रीद के रखना तो मेरा ख्याल है हमेशा से एक समझदारी का फैसला था जी। लेकिन आपको देखना यह है कि क्या आप ज़मीन खरीदकर उसकी देखभाल कर सकते हैं, आप उसको ठीक से सींच सकते हैं। सींचना मतलब खेती के लिए नहीं, उसको बेक करना जिसे हम कहते हैं अपने भविष्य के लिए। अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर करें। अब मैं मान लीजिए कि मुंबई का रहने वाला हूँ, मैं मुंबई का निवासी हूँ और मैं यहाँ से 3000 किलोमीटर दूर जाकर किसी एक जगह पर सिर्फ इसलिए ज़मीन खरीद लूँ कि बड़ी अच्छी कीमत में मिल रही है या अच्छी सोर्स से मिल रही है, और उसके बाद मेरी ये क्षमता ना रह जाए कि मैं उसको किसी तरीके से देख पाऊँ या उसका कुछ कर पाऊँ, तो वो मेरे लिए तो एक तरीके से वो मिट्टी के भाव की एसेट हो गई, किसी काम की नहीं रह गई। तो इन्वेस्टमेंट उसमें करें या वहाँ करें जहाँ पर आप उसे आगे बढ़ा सकते हो। वो रेडी एसेट में भी है। रियल एस्टेट, मान लीजिए आपने एक फ्लैट ही खरीद लिया और आप वहाँ कभी ज़िंदगी में जा ही ना पाए तो किस काम का? राइट। तो अगर आप रिमोटली पावर ऑफ अटॉर्नी से उसे चला सकते हैं तब तो ठीक है, लेकिन एक आम इन्वेस्टर के लिए, एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए इतना सब मैनेज करना संभव नहीं रह जाता। तो अक्सर आप इन्वेस्ट वहाँ करते हैं क्योंकि इमूवेबल एसेट है ना, ये सोना नहीं कि आपने खरीद के घर पे रख लिया और आप इसको अपने पास रखेंगे अपनी जेब में जी। ये तो वहीं है जहाँ ये है। अब आपको वहाँ जाना है, तो अगर आप वहाँ जा सकते हैं या आपके बिहाफ पर अगर कोई कर सकता है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ना जा सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना आपके बिहाफ पर कोई वहाँ पर है। इस सवाल इसलिए भी मन में आया क्योंकि अब देश के कुछ प्रतिष्ठित डेवलपर ही मैं कहूँ कि वो रिलीजियस टूरिज्म की बात हो गई। ये बहुत हुआ कि भाई आप जाके अयोध्या में प्लॉट खरीदिए या आप उज्जैन में प्लॉट खरीदिए या आप जाके काशी बनारस में प्लॉट खरीदिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत डेवलपमेंट हो रहा है और ऐसी प्लॉट सेलिंग भी हो रही है, हालांकि बहुत प्रीमियम प्राइस पर है। पर इसीलिए ये सवाल मेरे मन में आया कि क्या इस तरह के हर टीयर 2 टीयर 3 की कुछ कहानी बन रही है आजकल, तो क्या ये सच में आपको बहुत बड़ा रिटर्न दे देगी एक दिन? नहीं, रिटर्न तो देगी, लेकिन उसको देगी जो वहाँ पर उसको मैनेज कर सके। अगर आप मैनेज ही नहीं कर सकते, और आई थिंक इसीलिए कंपनियां कह रही कि हम आपके बिहाफ पे मैनेज करेंगे, हम पे भरोसा करके। ये एक देखिए, मैं समझता हूँ ये भी एक संरचनात्मक यानी कि स्ट्रक्चरल चेंज परिवर्तन हो सकता है। अगर हमारा जो स्ट्रक्चरल मार्केट है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट जो है इसका, ये डेवलप हो जाए कि आपके बिहाफ पर कोई फंड या कोई एजेंसी, कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी इसे वहाँ पर मैनेज कर सके और आपको रिटर्न देती जाए, तो ठीक है। लेकिन अगर आप अपने भरोसे हैं और आपके परिवार का कोई मेंबर उसे कर सकता है तो आपको सोच समझ के करना होगा। राइट, क्यों इसीलिए आप लोग सलाह भी देते हैं कि प्लॉट वगैरह खास तौर पे वहीं ले जहां आप उसे मेंटेन कर पाएं, देख पाएं, नजरों से बहुत दूर ना ले। चाहें तो आप दुबई में एसेट खरीद दीजिए, कोई मनाही तो है नहीं। हाँ, सही बात। लेकिन अगर आप उसका कुछ
कर ही नहीं पाएंगे और आपके बिहाफ पर भी कोई करने वाला नहीं है जी। तो फिर आप क्या करेंगे उसका? मेरा आखिरी सवाल सर, एक कहानी नहीं, मतलब एक खबर इन दिनों बड़ी चर्चा में, शायद एमपी से कहीं मैंने पढ़ी थी बहुत डिटेल में, अब उसका अपडेट तो मुझे नहीं पता, कि कुछ 50 एक आईएएस ऑफिसर वाली कहानी, शायद आपने भी पढ़ी हो, कि उन लोगों ने मिलकर एक ऐसी जगह ज़मीन खरीद ली जहां उन्हें पता था कि आगे एक बड़ा प्रोजेक्ट अनाउंस होने वाला है। तो एक तरह से इनसाइडर ट्रेडिंग वाला उनके ऊपर आरोप लग गया कि इनको मालूम था, पहले इन्होंने बहुत सस्ते में ज़मीन खरीदी, उसके बाद वो प्रोजेक्ट अनाउंस हो गया और अब रातों रात उन ज़मीनों के भाव बहुत बढ़ गए। तो मैं जस्ट पूछ रहा हूँ, ये तो एक अलग तरह की कहानी हो गई, हो सकता है कि आगे इनके ऊपर कुछ बड़ा एक्शन हो, लेकिन आपका जनरल नॉलेज क्या काम आ सकता है अगर आपको आइडिया है कि यहाँ बड़े प्रोजेक्ट आने वाले हैं, यहाँ से मेट्रो जाने वाली है, यहाँ हवाई अड्डा होने वाला है, या इस तरह का एक थोड़ा सा साइट आप रखते हो, तो क्या इस तरह की चीज़ आपको फ़ायदा दे सकती है? जी हाँ, तो जो आपने जिस घटना का जिक्र किया हमने भी पढ़ा है, तो वो तो खैर एक स्पेशल केस हो गया, उस पर तो हम क्या ही टिप्पणी करेंगे। लेकिन आपको अगर जानकारी है कि यहाँ कुछ हो रहा है, होने वाला है, तो उसका फ़ायदा ज़रूर उठा सकते हैं और इसमें कोई मनाही नहीं है। हाँ, ये जो हम आपके कार्यक्रमों में भी पहले भी कहते आए हैं कि जो चीज़ प्लान्ड है वो किस स्टेज पर है एग्जीक्यूशन की, वो भी ये जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसा हमने कई बार देखा है कि कोई फ्लाईओवर प्लांट था या कोई सड़क प्लांट थी या कोई कुछ और था और वो 10-12 साल बना ही नहीं। अब बात थोड़ी राजनीतिक हो जाएगी, लेकिन ऐसे हजारों प्रोजेक्ट है जो कई सालों से नहीं बने, जी, फिर एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट ने आके तुरंत बना दिए। जी हाँ, तो ये भी ऐसे भी कई उदाहरण हैं। तो जो दिख रहा है उस पर भरोसा करना मेरा ख्याल है थोड़ा ज़्यादा मुनासिब है। सिर्फ अगर पेपर पर है और प्लानिंग अथॉरिटी के ड्राइंग्स पे है, तो अभी आप ये नहीं तय कर सकते कि आप इसी आधार पर इन्वेस्टमेंट कर दें। तो इनसाइड नॉलेज, इनसाइड इन्फॉर्मेशन तो अच्छी चीज़ है और इसमें कोई मनाही नहीं है। जी। अगर आपकी नौकरी की टर्म्स में बाधित है, मना है, तब तो आप नहीं कर सकते। जैसे मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, अगर मैं उस बेसिस पर कोई स्टॉक्स परचेज करूं तो शायद वो अलाउड नहीं होगा। जी। लेकिन अगर मुझे पता है कि यहाँ कोई रेल लाइन आ रही है या कोई ब्रिज आने वाला है और उस आधार पर मैंने इन्वेस्ट किया है, तो ठीक है, उसमें तो मेरा ख्याल है एक वाइज डिसीजन होगा। पर हाँ, आप ये ज़रूर देख लें कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ। अगर अभी 10 साल 20 साल बाद बनेगा और आपने वहाँ पर एक एसेट खरीद लिया, तो आपका इंतजार भी उतना ही लंबा हो जाए, और अगर नहीं बना तो फिर सही तो बात भगवान है। मालिक है। राइट, तो आई थिंक काफ़ी लंबी चर्चा हो गई सर, और जितने भी एस्पेक्ट थे एक ज़मीन को खरीदने को लेकर और फ्लैट वर्सेस प्लॉट वाला एक जो सवाल लोगों के मन में इन दिनों है, और काफ़ी लोग, क्योंकि ये आधार यहाँ से बना कि कई सवाल आते हैं हमारे पास, लोगों की चर्चा में भी निकल के आते हैं, तो मैंने कहा क्यों ना इस पर बातचीत की जाए। तो आई थिंक आपने सारे एस्पेक्ट को एक एक करके बहुत अच्छी तरह समझा दिया है कि क्या होता है और किस तरीके से इस ज़मीन का और या फ्लैट का रियल एस्टेट आपस में इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है, और डिसीजन आपको कैसा लेना है, क्योंकि उसमें आपकी इंडिविजुअल कैपेसिटी, आप लाइफ में कहाँ खड़े हैं जैसे आपने बताया, और साथ में आप क्या अचीव करना चाहते हैं उस चीज़ से, ये सारी चीज़ें भी निर्भर रहेगी। मतलब आप ब्लैक एंड वाइट में ऐसा नहीं कह देंगे कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ खराब है, कई और फैक्टर्स भी उसमें एक साथ एक छोटी सी लाइन से हाँ जी, ज़रूर आपका कार्यक्रम अंत करूं। देखिए, ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा सब्जेक्ट है और इंटरेस्टिंग पहलू हैं, लेकिन अगर एक लाइन में समझना चाहें तो ये कई बार स्ट्रेटेजिक वर्सेस इमोशनल डिसीजन हो जाता है। ओके। तो प्लॉट आप कह सकते हैं कि प्लॉट जो है वो वेल्थ क्रिएशन, भविष्य की वेल्थ क्रिएशन और पर्सनलाइज्ड लिविंग का बड़ा अच्छा जरिया है, जबकि एक फ्लैट जो है वो आपकी डे टू डे इकोनॉमिक लाइफ को, इनकम को मैनेज करने का अच्छा जरिया है। जी। तो आप दोनों में से किस तरफ हैं, ये आप डिसाइड कर लें। अगर आप पर्सनलाइज्ड लिविंग चाहते हैं, भविष्य के लिए वेल्थ क्रिएशन चाहते हैं, तो प्लॉट बड़ा अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर आप अपनी डे टू डे लाइफ को मैनेज करने के लिए और जीवन को आसान बनाने के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है फ्लैट की तरफ देखना ज़्यादा अच्छा रहेगा। राइट, तो वो आपका बिल्कुल जो था पॉइंट सही था कि आप क्या चाहते हैं एक तो उस चीज़ से, और जीवन के किस मुकाम पे खड़े हुए हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। राइट, तो आई थिंक हमने सारी ही बातें यहाँ पे दर्शकों को बता दी कि अगर आपको प्लॉट वर्सेस फ्लैट आपके दिमाग में है कि भाई मैं ज़मीन खरीद लूँ या उतने ही पैसे में मकान खरीद लूँ, उसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट क्या होंगे, उसके टेक्निकल या लीगल एस्पेक्ट क्या होंगे, अगर आप कोई एक फ़ैसला करते हैं तो फिर उसमें क्या देखेंगे, उसके फाइनेंसेस कैसे मैनेज करेंगे, और अल्टीमेटली जो हम बात कर रहे थे कि उसमें अपनी थोड़ी रिसर्च, थोड़ा जनरल नॉलेज, थोड़ा विजन कैसे इस्तेमाल
करेंगे वो सारी बातें आ गई, तो अब आई थिंक एक काफ़ी लोगों के मन में जो दुविधा थी वो दूर हो गई होगी कि अगर ज़मीन और मकान के बीच में मेरे अंदर इस तरह की बात है तो कैसे मैं अपना डिसीजन लूँ, किन पॉइंट्स के आधार पे मैं डिसाइड करूँ कि मेरे लिए क्या बेहतर होगा। राइट, तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला और इतने डिटेल में, इतनी गहराई में हमारे लिए टॉपिक डिस्कस किया। इनफैक्ट उसके लिए आप थोड़ी रिसर्च करके भी आए, अलग से जो आपने उदाहरण दिए शुरू में वो काफ़ी अच्छे थे, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद और बड़ा अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद आपके साथ चर्चा में बैठने का मौका जी मिला। बिल्कुल, उतना ही अच्छा हमें भी लगा। और अब आपसे गुजारिश होगी कि रेगुलर थोड़ा टाइम निकालिए, दर्शकों को आपकी राय का इंतजार रहता है। और मैं दर्शकों से भी यही निवेदन करूंगा कि ये तो देखिए फ्लैट वर्सेस प्लॉट हो गया, लेकिन अब आप कहेंगे कि शॉप वर्सेस फ्लैट, शॉप वर्सेस प्लॉट, तो अगर ऐसे ही और डिस्कशन आप चाहते हैं तो प्लीज़ ये शो देखने के बाद अपनी राय ज़रूर बताइएगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप हमारा ये शो देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं, टीवी में भी देखते हैं इनफैक्ट, लेकिन सोशल मीडिया पर आपके पास मौका है कि वहीं नीचे कमेंट में आप हमें बता सकते हैं। तो अरविंद जी को एक बार फिर से तकलीफ दे देंगे, हम बुला लेंगे कि थोड़े और कंपैरिजन्स करके बताइए। तो आप ज़रूर बताइएगा ये शो कैसा लगा, इसमें भी कुछ और जानना चाहते हैं तो ज़रूर बोलिएगा। और साथ में आगे कोई और इस तरह के कंपैरिजन जब आपको रियल एस्टेट में निवेश करना हो, रीट्स पे काफ़ी लोगों का सवाल आया, तो ज़रूर किसी दिन उस पर भी चर्चा करेंगे। तो ऐसे तमाम एस्पेक्ट हैं, बस आप हमें बताइए और हम अरविंद जी को और ऐसे और एक्सपर्ट्स को यहाँ पर ज़रूर आपके लिए लेकर आएंगे। और आज के एपिसोड के बारे में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गर्मी बढ़ गई है, अपना ख्याल रखिएगा जिस भी शहर में आप रह रहे हैं, और जब भी रियल एस्टेट की बात है तो द रियल एसेट शो हमेशा आपके लिए। टेक केयर, नमस्कार।